बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 2। एक दिन वंश की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो घर जल्दी आ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो सानवी से टकरा गया। टक्कर के कारण सानवी पीछे की दीवार से टकरा गई और वंश डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर जा गिरा। सानवी वंश के भारी भरकम शरीर के नीचे दब गई। वो वंश के सांसों को अपने सिर के पास महसूस कर पा रही थी। वंश ने नीचे देखा, वो सानवी के मासूम से चेहरे को देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? वो अपने ख्यालों में खो सा गया। सानवी अचानक से ऐसा होने पर घबरा गई। उसे लगा कि वंश तो बहुत गुस्से वाला है, कहीं वो उसे डांटने न लगे और ऐसा न सोचे कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। पर जब थोड़ी देर बाद भी वंश की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसने अपना सिर उठाकर वंश की तरफ देखा। तब उसने देखा कि वंश बस उसी को देखे जा रहा है। तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो वंश की आंखों में नहीं देख पाई और डरते हुए बोली, मिस्टर वंश, क्या आप हट सकते हैं? उसकी आवाज़ काफ़ी डरी हुई थी, वो घबराई हुई थी। अचानक से वंश को होश आया। उसने अपने आप को सानवी से दूर किया और बिना कुछ बोले वो अपने रूम में चला गया। सानवी भी अपने काम के लिए मार्केट चली गई। सानवी पूरे रास्ते सोचती रही कि आखिर वंश इतनी जल्दी ऑफिस से घर क्यों आ गया। फिर वो अपना शॉपिंग करने लगी। वो एक ड्रेस डिजाइन करना चाहती थी, इसलिए उसे कपड़े चुनने में काफ़ी समय लग गया। इधर वंश घर पर अपने बेड पर लेटा था और सानवी के बारे में सोच रहा था। उसकी खुशबू अभी भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो चाहकर भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। सानवी के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम के 7 बजने को हुआ था। उसने कमला से चाय लाने को कहा। कमला चाय लेकर आई तो वंश ने उससे पूछ लिया कि सानवी वापस आ गई क्या। कमला चिंता करते हुए बोली, नहीं सर, अभी नहीं, उनको गए काफ़ी समय हो गया है। अब तो वंश को भी सानवी की चिंता होने लगी थी। उसने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। उसे कॉल करूं, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास तो सानवी का नंबर ही नहीं है। फिर उसने अपने सबसे वफादार सेक्रेटरी केशव को फ़ोन करने को सोचा ताकि वो सानवी का पता लगाए। अभी वंश ने फ़ोन मिलाने के लिए उठाया ही था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वंश ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कि सानवी ने बहुत सारे बैग अपने हाथों में पकड़ रखे थे। वंश ने सानवी की मदद करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तभी सानवी ने कमला आंटी को मदद के लिए आवाज़ लगाई। उसने वंश पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भूल ही गई थी कि आज वंश पहले ही घर आ गया था। वंश ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और आराम से लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने सानवी को ना देखने का बहाना बनाया, लेकिन वो तिरछी निगाहों से सानवी को देख रहा था। सानवी आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो पसीने में भीगी हुई थी। वंश को ना जाने क्यों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज सानवी ने मेहरून कलर की फुल स्लीव की शर्ट और ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। जाने क्यों वंश को उसके बदन की खुशबू आने लगी। वो एकटक सानवी को देखे जा रहा था। सानवी ने कुछ बैग कमला को दिए और बाकी वो खुद लेकर जाने लगी। उसने देखा नहीं कि वंश उसी को देख रहा है। तभी वंश ने सानवी से कहा, सानवी। वंश की आवाज़ बहुत शांत थी। सानवी उसकी आवाज़ सुन के एक पल के लिए रुकी और आवाज़ की दिशा में देखने लगी। तब उसे जो दोपहर में हुआ था वो याद आया। उसको याद करके वो घबरा गई। वो घबराते हुए बोली, जी कहिए। वंश ने सानवी से कहा, जाओ पहले बैग को रूम में रख दो, फिर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। सानवी कुछ बोली नहीं। वो अपने रूम की तरफ चली गई। उसे डर लगने लगा। उसे दोपहर की बात याद आ रही थी। उसे लगा कि वंश उससे कहीं नाराज़ तो नहीं है। यही बात सोचते हुए वो लिविंग रूम में वापस आई। उसने वंश की तरफ देखा। वंश ने ब्लैक टाइट शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने ग्रे कलर का ट्राउज़र पहना था। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। सानवी ने बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? वंश ने सानवी को देखा जो घबराई हुई थी। उसने सानवी से कहा, पहले तुम बैठ जाओ। सानवी बैठ गई। फिर वंश ने अपना फ़ोन उसकी तरफ करते हुए बोला, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। सानवी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने मन में सोचा, मेरा नंबर पर मेरा नंबर क्यों? उसने वंश से मोबाइल लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया और मोबाइल वंश को वापस कर दिया। वंश ने कहा, कल से अगर तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो ड्राइवर से कह देना, वो ले जाएगा। सानवी उसे हैरानी से देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने वंश को मना करना चाहा, लेकिन उसे वंश की वो बात याद आ गई कि उसे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। वो उठकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि रिया वहाँ आ गई। उसने जब सानवी को वंश के सामने बैठे
देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो बिना कुछ सोचे सानवी की तरफ बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वंश से बिना मेरी मौजूदगी के बात करने की? अपनी हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो। वंश ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से रिया की तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला उससे पहले ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसको सुनकर वो शांत हो गया। रिया। आवाज़ धीमी थी मगर गुस्से से भरी। अब आप मुझे मेरी हद बताएंगी? मुझे मेरी हद पता है, लेकिन लगता है कि आप अपनी हद भूल रही है, इसलिए शायद आप किसी और के हस्बैंड को आप उसे अपना बता रही है। रिया उसकी बातों को सुन के हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, और औकात? मेरी औकात क्या है ये तो आपको भी पता होगी। पूरी दुनिया मुझे मिसेज मल्होत्रा के रूप में जानती है, लेकिन आपकी क्या औकात है दूसरों की निगाहों में? ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि किसी और के पति के साथ सोने वाले को क्या कहा जाता है। सानवी इस बात को समझ गई थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये उसे हमेशा ही बिना किसी बात के उसको परेशान करती रहेगी। उसने रिया को देखा और हल्के से स्माइल करके अपने रूम में चली गई। रिया उसको गुस्से में दांत पीसकर देखती रह गई। उसने मन ही मन कहा, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसका तो खामियाजा तुमको भुगतना होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने वंश की तरफ देखा और रोने का ड्रामा करते हुए उससे बोली, वंश तुमने देखा ना उसने मुझसे कैसे बात की? उसने मुझे ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तक वंश को भी गुस्सा आ चुका था। उसने गुस्से से तेज आवाज़ में कहा, बहुत हो गया, बस करो, जैसा करोगी वैसा भरोगी। उसको मैंने बुलाया था बात करने के लिए। ये बोलते हुए वो उठ खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रिया गुस्से में सानवी को गालियाँ देते हुए अपने घर चली गई। वो जानती थी इस समय वंश से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाद में उसको मना लेगी। उधर सानवी अपने कमरे में रो रही थी। तभी कमला वहाँ आई। वो सब जान रही थी, इसलिए उसने सानवी से प्यार से कहा, मैम मैंने खाना बना दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। रिया मैम भी अपने घर चली गई है, इसलिए अब आप अपना काम आराम से करिए, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने घर चली गई। सानवी थोड़ी देर बाद अपने रूम से निकली और आंगन में जाकर झूले पर बैठ गई और चांद को देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे जब कोई उसे परेशान करता था तब वो उसको बचाता था। वो बोलता था, ऐसे कैसे चलेगा यार, कोई भी तुमको कुछ भी बोल के चला जाएगा और तुम सुन लोगी। अभी तो मैं तुम्हारा बदला ले लेता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब क्या करोगी? तब सानवी बोलती थी, मैं लड़ूंगी। अच्छा ऐसा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं भी आऊँगा तुमको देखने। सानवी, देखो देखो मैं आज लड़ी अपने लिए, लेकिन तुम कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे, लेकिन तुम कहाँ हो? काश मैं अपने लिए तब लड़ी होती तो आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एकटक चांद को देखने लगी और अपने पुराने ख्यालों में खो गई। उधर वंश जब रूम में गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन जब उसने सानवी के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान छा गई। उसका खराब मूड अच्छा हो गया। वो ना चाहते हुए भी सानवी की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो खाना खाने जब बाहर आया तो उसे आंगन में बैठी सानवी दिखाई दी, जो एकटक चांद को देख रही थी। उसे ऐसे देख ना जाने क्यों उसके सीने में एक दर्द महसूस होने लगा और वो एकटक बिना पलक झपकाए सानवी को देखने लगा। अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।